हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अरेवा जीनियस। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, और इसको मैंने दो पार्ट्स में कवर किया है, और वो है पार्ट 1 और पार्ट 2। और देखिए, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, इन लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप इन लेक्चर्स की पीडीएफ, प्रीवियस लेक्चर्स की भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे पहले हम शुरू करें, यहाँ ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। मैं हूँ शुभम शर्मा। आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। राइट नाउ आई एम सेलेक्टेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. I have qualified various written exams of state and central government, and some of exams are RPFSI, Haryana Taxation Inspector, FCAT, RRB, SSC and other exams. तो हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। देखिए, फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और फंडामेंटल राइट्स देखिए, हिंदी में इसे बोला जाता है मौलिक अधिकार। सबसे पहले तो आपकी काम की जो चीज़ है वो यही है कि आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 12 से 35 जो हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स कवर करते हैं। आपको ये याद रखना है, तो आप ये प्लीज़ याद रखेंगे। आर्टिकल 12 to 35। देखिए, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और जिसमें से पहला है राइट टू इक्वलिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। इन्हें हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद है राइट टू फ्रीडम, और फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड द लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। इसे B.R. अम्बेडकर ने सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था, तो आप ये भी याद कर लेना। तो देखिए, हम आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले इन 1928 मोतीलाल नेहरू वो शख्स थे जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की थी इन रिटर्न, और इसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता था। और इसी नेहरू रिपोर्ट को ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आपको ये याद रखना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में भी। जो येलो से हाईलाइटेड हमारे पोर्शन है, जो भी लाइंस हैं, और जो लाइन रेड में है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम कह सकते हैं। और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको। आप कहीं से भी MCQs उठा लीजिए, किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप पाएंगे कि ये एज इट इज़ ही पूछे गए हैं कि सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स किसने डिमांड किया था रिटर्न में, मोतीलाल नेहरू। इस तरीके से आपको मिलेंगे। तो आप प्लीज़ रेड और येलो को तो स्पेशली आप ध्यान दीजिए इन पर। और देखिए, इनिशियली यहाँ 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे। 7th फंडामेंटल राइट वॉज राइट टू प्रॉपर्टी, और बाद में उसे लीगल राइट बना दिया गया था। वो अब फंडामेंटल राइट नहीं था। तो राइट टू प्रॉपर्टी को ओमिट किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978 के द्वारा। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारा लीगल राइट ही बनकर रह गया है। तो देखिए, आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगेन मैंने इसको रेड में डाला है, तो आप देखिए, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी ओमिट किया गया था, इसको हटाया गया था फंडामेंटल राइट्स से कौन से अमेंडमेंट के द्वारा। विच अमेंडमेंट ओमिटेड द राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट। तो वो था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और आपसे एक और पूछा जाएगा, राइट टू प्रॉपर्टी करके आपसे ऑप्शंस में पूछा जाएगा ये हमारा कौन सा राइट है, क्या if it is a fundamental duty, if it is a fundamental right, if it is a legal right, if it is a constitutional right। तो आपको ऑप्शन लगा के आना है right to property is a legal right। उसके बाद देखिए, हम चलते हैं राइट टू इक्वलिटी पे, समानता का अधिकार। ये सबसे पहले तो आर्टिकल 14 to 18 ये कवर करेगा आपका राइट टू इक्वलिटी को। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आप एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन है। और आर्टिकल 14 के बारे में वो पूछेगा कि व्हाट डज आर्टिकल 14 सेज, और पूछेगा इक्वलिटी बिफोर लॉ, विच आर्टिकल गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो देखिए, ये है आर्टिकल 14। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि कानून के समक्ष सभी, यानी
कानून के सामने सभी के सभी बराबर हैं। वो कुछ भी ये नहीं देखेगा कि आप कहाँ से हैं, कौन से राज्य से हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, कौन सी जाति से हैं, कौन सी धर्म से हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सभी को ट्रीट इक्वली करेगा। कानून सभी वही कानून आप पर भी लागू होंगे जो बाकियों पर लागू होंगे। तो देखिए इक्वल, पर इसके अंदर एक एक्सेप्शन है। प्रेसिडेंट और गवर्नर ये दोनों एक्सेप्शन है। इनके ये कानून के समक्ष इक्वल नहीं आते हैं, बाकी नागरिकों की तरह नहीं आते हैं। क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को इम्यूनिटी प्राप्त है। अगर देखिए तब तक वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, तब तक उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है किसी भी कोर्ट में, उनको कोई सज़ा नहीं मिल सकती है। तो इस तरह के प्रावधान भी है। हाँ, अगर आप कुछ भी प्रेसिडेंट या गवर्नर कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेगा तो उसको हम इम्पीच करके हटाएंगे, और उसके बाद वो एक आम नागरिक बनकर रह जाएगा। और फिर से अगर वो कोई क्राइम करता है तो, या कुछ भी इलीगल एक्टिविटी अगर उसके द्वारा की जाती है, तो वो आम नागरिक की तरह ही वो भी इक्वलिटी बिफोर लॉ के तहत ही आएगा और उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। और उसके बाद आता है आर्टिकल 15। देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होगा धार्मिक आधार पर या फिर रेस के आधार पर, जाति के आधार पर, और सेक्स यानी कि आपके लिंग के आधार पर। ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होगा। रेस यानी मूल रूप से आप किस रेस से हो, ये भी कोई मैटर नहीं करेगा। तो उसके बाद आता है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये असंवैधानिक है। और उसके बाद आता है आर्टिकल 16। देखिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए, ये चारों ही आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, ये पांचों ही आर्टिकल वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट, और ये डायरेक्टली ही पूछता है। अगर उसे फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो पक्का इन आर्टिकल 14 टू 18 से ही मैक्सिमम चांसेस है, वो यहीं से ही पूछेगा। तो ये तो आपके टिप्स पे होने ही चाहिए। उसके बाद आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि ये समानता का अधिकार देता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई भी रोजगार के अवसर में ये सभी को बराबर ही आकेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप लड़की हैं तो आपको ये है, ऐसा नहीं होगा। ये सभी को, या फिर आप किसी जाति से हैं या किसी धर्म से, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर इसके अंदर देखिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो एक्सेप्शन क्या है? वो है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन जो है वो एक प्रावधान है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही दिया गया है। इसीलिए एक्सेप्शन उन रिजर्वेशन यानी जो SC STs हैं, जो भी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, उनके लिए वो उनका मौलिक अधिकार है। वो आर्टिकल 16 के ही सब पार्ट्स में इसे मेंशन किया गया है। तो आप ये भी ध्यान रखना कि कभी आप कहें नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कि सभी को समानता का अधिकार तो नहीं मिलता है, इन कैटेगरीज को इस तरह से एडवांटेज मिल रहा है। वो अलग से मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल है वो भी, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। यानी छुआछूत अब कुछ नहीं है। ये सब कुछ हमारा जब से संविधान लागू हुआ है उसके बाद से ये सब कुछ असंवैधानिक है। और अगर ऐसा कुछ प्रैक्टिसेस हमें कुछ ऐसी मिलती हैं तो वो उन्हें सजा के प्रावधान भी दिए गए हैं। तो आर्टिकल 17 हमें बताता है कि आप किसी भी आधार पर छुआछूत जैसे शब्द या छुआछूत जैसी प्रैक्टिसेस को नहीं अपनाएंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल 18। देखिए, आर्टिकल 18 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, आर्टिकल 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, देखिए टाइटल्स का मतलब क्या है? टाइटल्स का मतलब ये है कि कोई भी अपने नाम के आगे कोई भी टाइटल नहीं लगा सकता है। जैसे IAS मिस्टर XYZ या जो भी है, ऐसा नहीं होगा, नाम के बाद ही वो लगता है। देखिए, लेकिन सिर्फ इसके अंदर प्रावधान दिए गए हैं। मिलिटरीली और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस आप लगा सकते हैं, जैसे डॉक्टरेट, आप डॉक्टर राजीव कुमार या डॉक्टर XYZ कुछ भी, या लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल, जो भी है, जनरल बिपिन रावत, ये सब लगा सकते हैं। इनके लिए आपको छूट दी गई है। अदरवाइज आपको टाइटल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं आप। तो आपको ये भी ध्यान रखना है।
ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, और वो है आर्टिकल 18। और सिर्फ ये मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस को ही मान्य करता है कि आप यूज़ करें। उसके बाद आता है देखिए राइट टू फ्रीडम, ये है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 देखिए, राइट टू फ्रीडम सबसे पहले स्वतंत्रता का अधिकार, और ये कौन से आर्टिकल डील करते हैं, आर्टिकल 19 टू 22। और देखिए आर्टिकल 19 क्या बताता है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें अभिव्यक्ति स्पीच यानी भाषण हमें अधिकार है बस, लेकिन इसमें शर्तें हैं। ऐसा नहीं है कि आप को बोलने का अधिकार है, स्पीच का अधिकार है तो आप कुछ भी अपशब्द बोल रहे हैं या कुछ भी देश के खिलाफ बोल रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं जो हमारे शांतिपूर्ण यानी मित्रतापूर्ण सौहार्द को इस तरह से बिगाड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फ्रीडम ऑफ फ्लैग होइस्टिंग ये भी है, और फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की भी स्वतंत्रता हमें दी गई है। कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स हम कर सकते हैं बट कंडीशन इज विदाउट आर्म्स, कोई भी हथियार वगैरह नहीं होंगे। राइट टू मेक यूनियंस, यूनियंस बना सकते हैं, काफ़ी यूनियंस आप देखते भी होंगे, ट्रेड यूनियंस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर यूनियंस होती हैं, कई प्रकार की इस तरह से आप यूनियंस देखते हैं, तो ये भी हमारा फंडामेंटल राइट ही है। फ्रीडम टू रोम एनीवेयर इन इंडिया, आप कहीं भी इंडिया में घूम सकते हैं और कहीं भी आप सेटल हो सकते हैं, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट के अंडर है। देखिए फंडामेंटल राइट्स हमें गारंटी करते हैं, ये चीज़ें हमारी फंडामेंटल राइट्स हमें ये गारंटीड चीज़ें हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आपको इसे कोर्ट में आप उस कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं हमारे साथ ये अन्याय हुआ है, ये हमें मेरी जो भी एक्टिविटी है ये मेरा फंडामेंटल राइट है और आप मुझे इस तरह से कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 देखिए प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसका मतलब क्या है कि देखिए अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसको गिरफ्तार किया गया है या कुछ भी उस पर आरोप लगे हैं तो देखिए उसे आप दोषी नहीं कह सकते हैं, कब तक, जब तक कोर्ट उसे डिक्लेयर ना कर दे। और अगर उसने कोई ऑफेंस कमिट भी किया है तो उसको एक ऑफेंस के लिए एक ही सज़ा मिलेगी, एक ही बार मिलेगी, बार बार आप नहीं दे सकते हैं या एक से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते हैं। और तीसरा इसके अंदर आता है कि वन कैन नॉट बी फोर्स टू गिव स्टेटमेंट अगेंस्ट वन सेल्फ, यानी उसको हम ज़बरदस्ती स्टेटमेंट्स नहीं दिलवा सकते हैं कि हमने या पुलिस ने जो भी स्टेटमेंट्स लिखवा ली और उसे कोर्ट में जाकर हमने दिखा दिया कि हाँ ये खुद ही इस व्यक्ति ने माना है कि हाँ मैंने कमिट किया है क्राइम, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हम उसे ज़बरदस्ती तरीके से हम ये नहीं करवा सकते हैं। फिर आता है आर्टिकल 21। देखिए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल, ये लाइफ नहीं यहाँ लिबर्टी आएगा, आप प्लीज़ इसे ठीक कर लेना। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होगा यहाँ, मैं आपको PDF में ठीक करके प्रोवाइड करा दूंगा खैर, पर फिर भी आप इसे ध्यान रखना, ये आएगा लिबर्टी। आप प्लीज़ इसे ठीक कर लेना। तो आप समझ जाएंगे। खैर देखिए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, मतलब उसे जीने का हक है और सम्मान पूर्वक जीने का हक है। सॉरी फॉर माई हिंदी, अटक जाता हूँ मैं थोड़ा। तो पर्सनल और पर देखिए उसको जीवन का हक है, लाइफ का हक है, पर एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर वो कानून के अंतर्गत हम कुछ इससे इन चीज़ों से वंचित रख रहे हैं तो वो ठीक है, अदरवाइज आप किसी को भी इस तरह से इन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ अपने जीवन और पर्सनल लिबर्टी से जीने के अधिकार से वंचित नहीं रख सकते हैं। और देखिए आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 are most important articles. Article 20 and Article 21 are the articles which even कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी की स्टेट में भी हम इन्हें सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ये दोनों आपके आर्टिकल्स हैं तो आप इन्हें याद रखेंगे। बाकी सभी आपके फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंडेड हो जाते हैं
ये रद्द कर दिए जाते हैं इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी। देखिए उसके बाद आर्टिकल 21 के अंदर ही आया आर्टिकल 21A, इसे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 86। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और आर्टिकल 21 के बारे में भी आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज अश्योर्ड बाय विच आर्टिकल, ये आर्टिकल 21 के द्वारा है। और 21A में है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर के लिए। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% आपका ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम लैंग्वेज में ही पूछा जाएगा। और ये भी पूछा जाएगा और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमने कंपलसरी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की थी फॉर द एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स। इट वाज 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद आता है आर्टिकल 22। देखिए ये बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। जैसे अगर किसी को भी अरेस्ट या डिटेंशन में अगर हम ले रहे हैं तो देखिए उससे पहले आपको उसके ऑफेंस के बारे में बताना पड़ेगा कि आपने क्या ऑफेंस किया है। और दूसरी बात ये है कि उस व्यक्ति को जिसके ऊपर आप ये कार्रवाई कर रहे हैं उसको अपने लिए लॉयर हायर करने के लिए, वकील करने के लिए पूरा अधिकार है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देखिए शोषण के खिलाफ जो हमारा अधिकार होगा, आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। देखिए हम आदमियों की ट्रैफिकिंग यानी तस्करी जो हम बोलते हैं ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और फोर्स्ड लेबर भी, बंधुआ मजदूर जो हम देखते हैं न्यूज़ में भी हम काफ़ी सुनते हैं कि इन्हें बंधुआ मजदूर बना कर रखा गया है, वो भी इलीगल होगा, ये असंवैधानिक है। और आर्टिकल 24 है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी भी हमारे संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये असंवैधानिक है। तो आज के लिए देखिए हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, 3 फंडामेंटल राइट्स हमने बेसिकली मतलब आर्टिकल्स तो काफ़ी पढ़े हैं पर फंडामेंटल राइट्स 3 ही पढ़े हैं। और बाकी जो बचे हुए रिमेनिंग फंडामेंटल राइट्स हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और फंडामेंटल राइट्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो आप इन्हें प्लीज़, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है फंडामेंटल राइट से ही आपका क्वेश्चन आएगा पॉलिटी में। और फॉर द स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं ऑपरेशंस एंड बीडी के लिए, उनके लिए तो ये पॉलिटी के लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सेक्शन कवर करते हैं इन जनरल नॉलेज सेक्शन। तो आप प्लीज़ इन्हें ध्यान दीजिए और प्लीज़ फ़िलहाल के लिए आप अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड। थैंक यू ऑल।